हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है हिंदी पेडागोजी की, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और 1 से लेकर के 20 तक के नंबर अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन सही निकलता जाए उसके सामने सही का निशान लगाते हुए चलना है और लास्ट में आप लोग देखना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो हिंदी की क्लास होती है इसमें आप कोशिश कीजिए कि आपके जो अधिक से अधिक क्वेश्चन सही निकलें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ्स वीक है या फिर इंग्लिश वीक है, संस्कृत नहीं आती है। तो एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि 30 में से 28 से 29 मार्क्स आप लाने की क्षमता रखते हों, तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा और आप अच्छे मार्क्स से सीटेट पास कर जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। आप लोगों को आंसर करना है, फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है परीक्षा पद्धति पर, दूसरा है बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, तीसरा ऑप्शन है समय अवधि पर, जबकि चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा पर। तो आंसर सभी लोग करिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वही हम लोग कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और एग्जाम कौन सा, ऑनलाइन एग्जाम जो आपके हो रहे हैं वो किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन चुके हैं, वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन लिखा है आपका, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। कहने का मतलब है कि कविता अगर हम सीख रहे हैं तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कविता को गद्य से अलग कर देता है। पहला ऑप्शन है भाषा सौष्ठव की महत्ता, जबकि दूसरा ऑप्शन है शब्द भंडार में वृद्धि, जबकि तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग की छटाएं, जबकि चौथा ऑप्शन है गेयता, यानी कि उसको बोलने या फिर गाने का तरीका। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे लोगों ने इसका आंसर भी सही किया होगा और बहुत से लोगों ने गलत कर लिया होगा। अगर हम बात करें कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है, तो गद्य से अलग कर गेयता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। क्या अलग करता है? गेयता। उसको पढ़ने का जो तरीका होता है गद्य और पद्य को, वही क्या करता है? अलग करता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? गेयता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार देख चुके होंगे और ये यूनिक क्वेश्चन नहीं बना था। कई सारे क्वेश्चन वही बने आपने अब तक पढ़े हैं या फिर प्रैक्टिस किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में जाएंगे, कॉन्फिडेंस का लेवल उतना आपका हाई होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए लिखा है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। कहने का तात्पर्य है कि अर्थ की गहनता को समझने में इनमें से जो 4 ऑप्शन है, ऐसी कौन सी पद्धति है जो सर्वाधिक रूप से सहायक है। जो पहला ऑप्शन है वह है द्रुत पठन, दूसरा ऑप्शन है सस्वर पठन, जबकि तीसरा ऑप्शन है धीमा पठन और चौथा ऑप्शन है मौन पठन। तो सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। अर्थ की गहनता, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप इस क्लास को ही देख रहे हैं, तो इस क्लास को देखने की गहनता को समझने की कौन सी पद्धति जो है वो सर्वाधिक सहायक रहेगी आपके दृष्टिकोण से। आपने किसी लेसन को पढ़ा, चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, या फिर इसको समझ के पढ़ेंगे, बोल के पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, तेज से, या फिर मौन पढ़ेंगे, मतलब किस प्रकार से आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका जो सही आंसर माना गया है एनसीईआरटी की तरफ से और आपकी भी तरफ से जो सही आंसर है वह है मौन पठन। आप अपने मन में किसी भी लाइन को पढ़िए और उसका अर्थ निकालिए, तब आप ज़्यादा समझ जाएंगे, तब समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। फटाफट सभी लोग बताते हुए चलिएगा, कमेंट में बताते रहिए कितने क्वेश्चन अब तक सही हो चुके हैं 3 में से। और एक बार जिन लोगों ने भी मास्टर्स दादा लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस सारे क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिए गए हैं और इस साल के जो आपके नोट्स हैं हिमांशी मैम के, वो भी वहाँ पर पढ़ चुके हैं, जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी के नोट्स भी पढ़ चुके हैं और जिनको एनसीईआरटी किताब पढ़नी है, बिल्कुल फ्री में पढ़नी है, वहाँ पर एनसीईआरटी किताब है क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की, जो आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये है आपका मास्टर्स ऑफ द लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपको इस समय आवश्यकता है। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए और हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। एक चीज आपको देखनी है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है नहीं है या फिर है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा उद्देश्य है। तो आपको आंसर पढ़ने हैं चारों के चारों और वहाँ पर आपको सही आंसर निकालना है। पहला है आंसर आपके सामने, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना।
क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी भाषा को सीखें और हम एक भी गलती ना करें? अगला आपका ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित अगर आप कर देंगे किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य, जैसे कि आपने सीटेट में फॉर्म अप्लाई किया और आपसे लोग कहें कि तुम्हारी बस की नहीं है सीटेट निकालना, जबकि बहुत ही टफ एग्जाम आता है, तो ये क्या हो गया? हतोत्साहित करना। तो ये नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ए वाला इसलिए कट गया क्योंकि जहाँ पे ना करना आता है वो हमारा माइनस में आंसर चला जाता है, निगेटिव में जाता है, तो निगेटिव वाला हम अपना आंसर नहीं ले सकते जहाँ पर उद्देश्य है माना गया। अगर यहाँ पे नहीं पूछता तो हो सकता था पहला दूसरा दोनों भी हो सकते थे। अब हमारा है तीसरा, लिखा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, जोर देना। अगर हम खाली भाषा के व्याकरण ही सीखेंगे तो क्या हम भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो पूरा कर लेंगे? नंबर डी है आपके सामने, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल सही है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो भाषा शिक्षण का यही मेन उद्देश्य होता है कि अगर आपने किसी भाषा को सीखा है और जैसी आपके सामने सिचुएशन है, पोजीशन है, उसके अनुसार आप उस भाषा को बोल पा रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहने वाला है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक बार अपने साथियों के पास में इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है कि भाषा शिक्षण में सहायक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भाषा शिक्षण में सहायक है? पहला ऑप्शन है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, दूसरा है शुद्ध भाषा पर बल देना, तीसरा है साहित्य शिक्षण और चौथा ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो आपको बताना है चारों ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि सही है इसमें, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फटाफट से बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है देखने को मिलते हैं जहां पर आप फंस सकते हैं। तो आप यहां से तब निकल पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी। तो लिखा है भाषा शिक्षण में सहायक है। क्या निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य किए जाने चाहिए भाषा शिक्षण के लिए, या फिर शुद्ध भाषा की कोई भी बालक जब विद्यालय जाए तो शुद्ध भाषा बोले, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ही ना करे, या फिर साहित्य का शिक्षण हम उसको करवा दें, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी दे दें, बस उससे उसका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर ए छोड़ के बाकी बी सी डी ये तीनों नेगेटिव वे में जा रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य करना भाषा के ऊपर यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लगातार क्लास में बने रहिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन करिए। 20 क्वेश्चन है और लास्ट में देखिएगा कितने आप सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा की कक्षा में ही संभव है, या फिर घर में संभव नहीं है, या फिर विभिन्न विषयों की कक्षाओं में ही संभव है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बिल्कुल सटीक और सही बैठ रहा है। क्वेश्चन क्या था कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? फटाफट से आंसर करिए। क्या वो इतनी अत्यंत जटिल कर दें हम उसको कि बच्चा समझ ही ना पाए कि हम क्या बता रहे हैं? ABCD बता रहे हैं छोटा बड़ा, या फिर 1 2 3 बता रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो अत्यंत जटिल होने के कारण गलत है। अगर हम बी की बात करें तो लिखा है भाषा की कक्षा में ही संभव है। क्या भाषा का शिक्षण सिर्फ भाषा की ही कक्षा में संभव है? क्या बालक अपने घर परिवार में समाज से कुछ नहीं सीखता है? तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। अगर सी की बात करें तो सिर्फ लिखा है घर में संभव नहीं है। क्या घर में भाषा का बिल्कुल भी विकास बालक का नहीं होता है? जबकि हम देखते हैं कि जब कोई बालक विद्यालय जाता है तो उससे पहले इतने सारे शब्द सीख लेता है जो कि विद्यालय में कम से कम महीनों सीखेगा तब जाके सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो लिखा है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी क्लास हो, हर क्लास में भाषा का विकास या फिर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश कीजिएगा कि आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। लिखा है कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आप सबसे ज्यादा महत्व कविता शिक्षण के लिए किसको देने वाले हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने कविता में अलंकारों की पहचान, दूसरा ऑप्शन है कविता का भाव विश्लेषण, जबकि तीसरा ऑप्शन है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, और चौथा ऑप्शन है कविता का भाव पूर्ण पाठन और रसानुभूति। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा? अगर आपको भी सीटेट एक बार में क्रैक करना है तो बिना देर किए हुए मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा।
कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति पर। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता था तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार अब तक आपके एग्जाम में बन चुका है, तो इसका जो है आंसर आपको आता भी होगा। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, पहला ऑप्शन लिखा है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। तीसरा ऑप्शन लिखा है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। क्योंकि कोई भी बालक जब विद्यालय जाता है तो क्या उसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ आता है? क्या उर्दू भी आती है? क्या उसको संस्कृत भी आती है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम देखते ही काट देंगे। अब बात करते हैं एबीसी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर काटना सीख लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो लिखा है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। तो उसको भाषा की तो ज्ञान हो सकता है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, बंगाली हो, हिंदी हो, बिहारी हो, लेकिन व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होगी जब तक उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हम काट देंगे। अगर हम बी की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, तो ये भी हम काट देंगे, क्योंकि बच्चा ज्ञान रखता है भाषा का, क्योंकि वो विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ सीख के जाता है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बचा और आपका यही बिल्कुल सही है। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं बालक जब विद्यालय जाते हैं, या फिर उनके जाने से पहले की हम बात करें तो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर किसी बालक को भूख लगी है, टॉयलेट करने जाना है, पानी पीना है, या फिर उसको छुट्टी मांगनी है, रोना धोना है, तो वो अपनी भाषा में टीचर को समझा सकते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें पानी पीना है, ये करना वो करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या है? सभी को आंसर करना है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। जबकि चौथा ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन बना था, मतलब कई सारे लोग इसको नहीं कर पाए थे। तो बताइए कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। अगर आपके विद्यालय में कोई ऐसा शिक्षक है जिसकी भाषा और बोली अच्छी नहीं है, तो आप उसको स्वयं बोलते हैं कि यह टीचर सही से नहीं बोलता है और इसकी भाषा अच्छी नहीं है, यानी उसकी भाषा का प्रभाव जरूर पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम बी की बात करें तो बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। तो अलंकारिक भाषा के लिए क्या बच्चों को प्रेरित करेगी? शिक्षक की जो भाषा की कुशलता होती है, भाषा प्रयोग की कुशलता होती है, तो अलंकारिक भाषा के प्रयोग के लिए प्रेरित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो बाध्य करना नेगेटिव वे में चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर डी बच गया। अगर आपने काटना सीख लिया तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्यों सही है? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या रहने वाला है? पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, दूसरा है पाठ्यपुस्तक, तीसरा है शब्दकोश देखना, चौथा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आप लोग देख चुके हैं और इसका आंसर भी कर चुके होंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर क्लास 1-2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ इनको बता रहे हैं तो उसके अगर हम बताने के साथ-साथ में उसको चित्रात्मक या फिर स्वयं करके दिखा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे अच्छा मतलब कि आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्वर जो पठन आपका होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखा है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है बोल बोल कर पढ़ना। तीसरा लिखा है द्रुत गति से पढ़ना। और चौथा लिखा है मौन पठन करना। तो स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना था यहाँ पर। अगर मौन पठन की बात करें तो यहाँ पर होगा नहीं, द्रुत गति भी नहीं होगा, बोल बोल कर पढ़ना हो सकता है। क्या होगा या फिर नहीं होगा आप बताइए। जबकि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना होता है स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है आपका, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? सभी को आंसर करना है चामस्की। बताइए कौन सा कथन सही है। पहला आपका लिखा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। चौथा है बच्चों में या फिर बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। अब हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन आप अगर काट सकते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका सही है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा था बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, ये हो गया निगेटिव। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। अगर जन्मजात नहीं होती तो किसी के दम नहीं है कि बच्चों को भाषा सिखा ले। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कट गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। सीमित बिल्कुल भी नहीं होती, जितनी भाषा आप उनको सिखाना चाहें बच्चे सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। व्याकरण के साथ साथ में भाषा बोली भी सीखना जरूरी होता है, सिर्फ व्याकरण सीखना जरूरी नहीं होता। इसीलिए बी सी डी कट गया था और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही माना गया है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग क्लास में बने रहिएगा और फटाफट आंसर करते रहिएगा। 20 क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हिंदी पेडागोजी की क्लास से। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या वो पाठ्य पुस्तक है, क्या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र हैं, क्या भाषा प्रयोग के अवसर हैं, या फिर व्याकरण के नियमों का स्मरण करना है? आपको पता है प्राथमिक 1 से लेकर के 5 तक की जो क्लासें होती हैं उनको हम प्राथमिक स्तर का बोलते हैं। उनको एप्पल दिखा के बताएंगे भैया ये एप्पल है, ये क्या है, ये एक फल है जिसको हम एप्पल बोलते हैं, तो भी वो सीख सकते हैं क्लास 1 या फिर क्लास 2 में। दूसरा आपका लिखा है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। क्या हम उनको, जब कोई बालक क्लास 1-2 में जाएगा, उच्च स्तरीय उनको यंत्र दिखाएंगे कि ये थर्मामीटर है, ये बैरोमीटर है, क्लास 1-2 में तकनीकी यंत्र दिखाएंगे उनको उच्च स्तरीय वाले? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोग के अवसर। बिल्कुल सही बात है। जितने ज़्यादा बच्चा भाषाओं को बोल सकता है उनको बोलने देना और उनको बोलने के अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही और पॉजिटिव आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण के नियमों का स्मरण करना। व्याकरण के नियमों का स्मरण कराएंगे, हल्का फुल्का जो भी कुछ, पहली बात तो है ही नहीं कुछ व्याकरण क्लास 1-2 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, या फिर पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो बिल्कुल आधारित ना हो ये तो निगेटिव हो गया। केवल पाठ से ही संबंधित हो, क्या ऐसा होना चाहिए कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो इसके पीछे का कार्य हो, अभ्यास कार्य हो, वो सिर्फ जो है पाठ से ही संबंधित हो, उसको बाहरी ज्ञान से बिल्कुल ना जोड़े? तो ये भी गलत है, ये भी निगेटिव में जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए लिखा है, जो सरल भाषा वाले हों, सरल भाषा वाले हों तो फिर उनमें दिक्कत ही क्या है करने में? अपने आप ही बालक कर ले, अपने आप तो उसको वैसे भी करें, लेकिन थोड़ा दिमाग पे जोर डाले, कुछ नया सीखे, अभ्यास कार्य से भी कुछ नया सीखे तो ज़्यादा अच्छी बात है। लिखा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना। जहाँ पे अवसर की बात होती है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और शुद्ध आंसर माना जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। सबसे पहली शर्त क्या है प्राथमिक स्तर पर 1 से लेकर के 5 तक का जो स्तर होता है वहाँ पर भाषा सीखने सिखाने की? क्या वहाँ पर पाठ्य पुस्तकें सरल होनी चाहिए, या फिर बाल साहित्यकारों का साहित्य होना चाहिए, उनकी जो क्लासें होनी चाहिए उनमें चार्ट और पोस्टर लगे होने चाहिए, या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए? तो बताइए इनमें सबसे पहली शर्त क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देखिए जो सही आंसर रहने वाला है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना,
भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, मतलब या फिर व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताइए बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोगों को करना है। फटाफट से बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं आप उनको हैं, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर? हमने बात की थी अगर पॉजिटिव आपका क्वेश्चन है तो वहां पर अवसर जो है, जहाँ पे अवसर हो आंख बंद करके लगा दीजिए, मतलब 100% सही आंसर निकलेगा। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी नहीं है तो आपको नेगेटिव आंसर निकालना था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव, तो अवसर देने से ज्यादा पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपको यही देखना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकों का या फिर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। ऑप्शन नंबर 3 है या फिर सी है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो बताइए भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे लोग इसका आंसर गलत करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बाल साहित्य की पुस्तकों का। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या फिर तर्क संगत कथन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं अनौपचारिक कथन। क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में एक बनेगा। लैंग्वेज चेंज रहेगी लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन देखते हैं। लिखा है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। दूसरा ऑप्शन है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है कहानी सुनाने में या फिर कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। चौथा ऑप्शन है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। क्या हम किसी कहानी पर चर्चा करते हैं तो वो भाषा के विकास को अवरुद्ध कर देती है, उसमें रुकावट उत्पन्न कर देती है? तो निगेटिव हो गया आपका। सी है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। तो कहानी किस लिए सुनाते हैं? हम उनको किसी ना किसी के बारे में जानकारी देने के लिए, कोई नया अनुभव प्रदान करने के लिए, इसीलिए तो हम कहानी सुनाते हैं। तो उनका समय थोड़ा नष्ट करते हैं हमें। ऑप्शन नंबर 1 लिखा था कि रीतियाँ निभा रही है, यानी कि वो उसको ऐसा करना ही करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए भी नेगेटिव में हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं, कितने क्वेश्चन कर पाए आज की क्लास से। सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आसान करने हैं, एक बार देखते-देखते उड़ाने हैं, तो मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और हिमांशी मैम के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में पढ़िए और अपनी तैयारी को एक मजबूत दिशा दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करके विजिट करके देखिए कितना आनंद आता है पढ़ने से। धन्यवाद। बाय बाय।